नमस्कार, स्वागत है विताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। और हम इस समय भूगोल के चैप्टर को समझ रहे हैं। और भूगोल में भारत के भूगोल को हमने प्रारंभ किया था, जिसमें पहला चैप्टर कल हमने भारत का भूगोल से संबंधित पाठ्यक्रम सिलेबस को समझे और उससे संबंधित भारत की अवस्थितियाँ, जिसके अंतर्गत भारत में जो राज्य हैं वो राज्य को समझे और प्रत्येक राज्यों की राजधानियाँ को हमने विशेष तरीके से कंप्लीट किया था। राज्य की अवस्थितियाँ कहाँ है, कैसे है, वो सारी चीज़ों को हमने बखूबी तरीके से समझा था। और आज उसी का दूसरा हिस्सा हम लोग समझेंगे, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है और वो सभी केंद्र शासित प्रदेश कहाँ कहाँ स्थित है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि भारत का कितने ऐसे तटीय सीमा क्षेत्र जो है और भारत के कौन से ऐसे तटीय क्षेत्र जो है जो दूसरे देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इन सभी विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे और आसानी से इसको समझकर और इसे याद करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये भारत की अवस्थिति का हमारा दूसरा चैप्टर है, जिसमें भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य है और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ध्यान देना है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो इसे कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश का मतलब ये हो गया कि जहाँ की सत्ता का संचालन केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहे हो, उसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहेंगे। इसको अंग्रेजी में यूनियन टेरिटोरी कहते हैं। ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश का मतलब जहाँ के संचालन जो है केंद्र सरकार के हाथों चलता है, वहाँ पर उसको हम क्या कहेंगे, केंद्र शासित प्रदेश कहेंगे। तो केंद्र शासित प्रदेश बनाने का कारण क्या होता है कि क्यों आखिर केंद्र शासित प्रदेश रहे। तो कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां भारत के संस्कृति से विभिन्न संस्कृति की संरक्षण देने के लिए, या भारत में अगर कोई विदेश बाह्य आक्रमण न हो, उस ऐसे सेंसिटिव जगह जहां हमेशा बाह्य आक्रमण का खतरा रहता हो, उस सेंसिटिव जगह को केंद्र सरकार डायरेक्ट अपने हाथों से संचालित करती है और उसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। जैसे भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कुछ विदेशी संस्कृति है और उस विदेशी संस्कृति को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार चाहती है कि वो हमारे अपने हाथ में, अपने नियंत्रण में रहे। जैसे कि इधर आप देखिएगा कि ये जो क्षेत्र है यह द्वीप क्षेत्र है, यह द्वीप क्षेत्र है और यही जो है इसके नीचे दमन है, यहाँ दमन है और ठीक इसके नीचे जो है ये दादर और नागर हवेली। तो दीव, दमन और दादर नागर हवेली यहाँ पर जो है पुर्तगाली देखिएगा कि पुर्तगाली संस्कृति है और पुर्तगाल के लोग यहाँ पर थे और उस पुर्तगाली संस्कृति को हमेशा कायम रहे, इसके लिए भारत सरकार चाहती है कि ये हमारे संचालन के तहत चले। इसलिए दमन, दीव और दादर नागर हवेली यह एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसी तरीके से आप देखिएगा कि इसके नीचे देखेंगे कि एक क्षेत्र होगा, यहाँ पर आप देखिएगा ये हो जाएगा पुदुचेरी, इसको कहेंगे पुदुचेरी। तो पुदुचेरी जो है यह फ्रांसीसी संस्कृति से संबंधित है। यहाँ पर फ्रांसीसियों का शासन चल रहा था, तो यहाँ फ्रांसीसी संस्कृति अभी कायम रहे, इस पर कोई दूसरे लोग बाह्य आक्रमण न हो या फ्रांसीसियों का फैलाव ज़्यादा न हो, इसके लिए भी जो है यह पुदुचेरी को केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। इसलिए पुदुचेरी भी कौन सा प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखिए पुदुचेरी में 4 जिले हैं और 4 जिले आप देखिएगा, आश्चर्य करिएगा कि यह केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर है, लेकिन इसका फैलाव कहीं अलग अलग भी देखने को मिलेगा। जैसे पुदुचेरी के जस्ट नीचे जो है एक इसका जिला है जिसका नाम है कराईकल। पुदुचेरी के नीचे का जिला जो है क्या नाम है भैया, तो कराईकल है। और इसी का एक हिस्सा यहाँ केरल में है जिसको कहेंगे माहे। देखो पुदुचेरी का एक जिला कहाँ है, माहे, यानी केरल में। यानी यहाँ पर भी फ्रांसीसी जो है फ्रांसीसी संस्कृति है। यहाँ पर कोई विवाद होगा, 2 आदमी आपस में झगड़ा करेगा, तो वो झगड़ा का निपटारा कहाँ होगा, पुदुचेरी में। समझ रहे हो ना कि इसकी मुख्यालय कहाँ होगी, पुदुचेरी में होगी। तो ये फ्रांसीसी है, तो ये भी पुदुचेरी के ही अंतर्गत आता है। इसका एक जिला आप देखिएगा यहाँ पर होगा जिसका नाम होगा यमन, और यह यहाँ पर भी क्या है, तो फ्रांसीसी संस्कृति ही है
और इन सबको मिलाकर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहा जाएगा? तो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश कहा जाएगा। समझ में आ रही बात कि एक केंद्र शासित प्रदेश होने का मुख्य कारण यही होता है कि या तो वह किसी न किसी अन्य संस्कृति की संरक्षण के लिए केंद्र सरकार स्वयं उसको संचालित करती है वहाँ के सत्ताओं को, या फिर कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर हमेशा सेंसिटिव क्षेत्र, जहाँ पर बाह्य आक्रमण होने की संभावना बनी रहती है। जैसे कि ये जो क्षेत्र है आप देख रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र जो है हमेशा भारत पाकिस्तान के बीच का एक विवादित एरिया होता है। पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि कश्मीर हमारा हो और इसके लिए यह क्षेत्र पर अगर कहीं राज्य सरकार का नियंत्रण होता तो इसको जो है नियंत्रित कर पाना बहुत मुश्किल होता। इसलिए केंद्र सरकार इसको अपने नियंत्रण में रखती है और यही जम्मू कश्मीर भी जो आपका क्या है, कौन सा प्रदेश हो जाएगा? तो केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। इसी तरीके से देखिएगा कि चीन भी कभी कहता है कि ये जो लेह लद्दाख है यह हमारा हिस्सा है, तो लेह लद्दाख के नियंत्रण के लिए केंद्र भी कहती है कि नहीं, अब यहाँ पर भी कोई राज्य सरकार नहीं होगा, यह केंद्र के अधीन सत्ता चलेगी। यहाँ पर हम जरूरत पड़ेगा तो अपना पूरा फोर्स लगा देंगे, पूरा मिलिट्री बैठा सकते हैं जहाँ पर हमारी सत्ता का संचालन चलेगा। इसलिए यह भी कौन सा प्रदेश हो गया भैया? तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया। बोले यहाँ तक आपका कोई दिक्कत? तो अभी तक आपने केंद्र शासित प्रदेश कितने देखे? ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया। इधर आप देखिएगा दमन, दीव और दादर एवं नागर हवेली, ये तीनों को मिला दिया गया तो ये कितने हो गए? 3 हो गए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। इधर आप देखिएगा तो ये 4 हो गए और 4 के बाद अब 5वां जो आप देखिएगा कि एक जो इधर हो जाएगा, जिसका ये इधर हम देखेंगे कि कुछ ये सब समुद्री क्षेत्र है और समुद्र क्षेत्र में छोटे छोटे टापू का द्वीप समूह है। यही द्वीप समूह जो है इसको कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये जो हो जाएगा हमारा 6ठा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। इसी तरीके से इधर आप देखिएगा कि जो अरब सागर है, इस अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह है। इसमें भी छोटे छोटे टापू है, छोटे छोटे द्वीप है और इस द्वीप समूह को भी, यह भी केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। और ये टोटल हमारा कितना होगा? 7 अभी तक जो है केंद्र शासित प्रदेश हुआ। ये 6ठा हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह और 7वां जो हो गया इधर हमारा लक्षद्वीप जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? 7वां केंद्र शासित प्रदेश। बच गया हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश जो होगा चंडीगढ़। मैंने आपको बताया था कि ये जो चंडीगढ़ जो है पाकिस्तान के सबसे नज़दीक का जो राजधानी है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि भारत का वह कौन सा ऐसी राज्य की राजधानी है जो पाकिस्तान के सबसे नज़दीक है, तो वह कौन सा हो जाएगा? चंडीगढ़। और यहाँ पर हमेशा खतरा बना रहता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसको अपने नियंत्रण में न ले ले, इसलिए चंडीगढ़ को भी भारत सरकार जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लेगी। एक बार और हम आपको काउंट करा दें कि ये 1 नंबर हमारा लद्दाख हो गया, दूसरा हो गया जम्मू कश्मीर और तीसरा हो गया चंडीगढ़ और ये हमारा जो हो गया दादर नागर हवेली, दमन और दीव, ये तीनों मिलाकर जो हो गया यह कितना नंबर हो गया? 4 नंबर। इसी तरीके से पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यमन, ये 4 जिले को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम पुदुचेरी है। ये कितना नंबर हो गया? 5 नंबर। इसी तरीके से हम बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये हमारा कितना हो जाएगा? तो 6 नंबर। और ठीक इसी तरीके से लक्षद्वीप जो समूह हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा? तो 7वां हो जाएगा। इस तरीके से एक और केंद्र शासित प्रदेश होगा जो होगा क्या? भारत की खुद राजधानी, जिसका नाम क्या होगा? दिल्ली। और ये दिल्ली जो है 8वां केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। अब चूंकि यह अगर मान लो कि भारत की राजधानी दिल्ली है, अगर दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं रखा जाए तो यदि भारत सरकार को ज़रूरत पड़ जाए, जैसे अभी हाल में हमने देखा था
कि जब भारतीय संविधान में देखिएगा राज्य सूची के अंतर्गत अलग अलग बातें हैं, केंद्र सूची के अंतर्गत अलग अलग बातें हैं। तो राज्य सूची के अंतर्गत जो है भूमि आता है, यानी जमीन से संबंधित कोई भी काम होगा तो राज्य अगर उस पर डिसीजन देगा तभी केंद्र उस पर कार्य कर सकता है। लेकिन बीच में अभी आपने देखा था कि केंद्र सरकार के तहत दिल्ली में एक नया संसद भवन बनाया गया। तो संसद भवन बनाने के लिए ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी, और ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी तो केंद्र सरकार चिट्ठी लिखेगी केजरीवाल को कि भैया केजरीवाल हमें ज़मीन चाहिए संसद भवन बनाने के लिए। और वहाँ पर समझिए कि अगर वह राज्य सरकार होता तो चाहते केजरीवाल तो ये कह देते कि अभी क्या आवश्यकता है आपको संसद भवन बनाने के लिए, जो पुराना वाला है उसी पे काम चलाइए, ठीक है। तो वहाँ पर रुक सकता है। इसलिए भारत सरकार जो है इसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखी है, ताकि हम कभी भी किसी से जो है किसी के अधीन ना कार्य करें। यानी कि भारत की राजधानी जो दिल्ली है, दिल्ली भी कौन सी प्रदेश के अंतर्गत आएगी, तो केंद्र शासित प्रदेश है। हालांकि केजरीवाल हमेशा मांग करते रहते हैं कि नहीं, दिल्ली को एक राज्य का दर्जा दिया जाए, और यह कभी संभव नहीं है और कभी केंद्र सरकार नहीं चाहेगी कि इसको राज्य के रूप में दिया जाए। क्योंकि राज्य के रूप में नियंत्रण दे दिया जाए तब तो समस्या खड़ी हो जाएगी, यानी राज्य सरकार जब चाहेगी केंद्र को रोक सकती है। तो इसलिए बेहतर होगी कि यह केंद्र शासित प्रदेश, मैंने टोटल 8 के 8 केंद्र शासित प्रदेश ऑन मैप आपको समझा दिया कि ये क्या क्या कैसे किस तरीके से, यानी दो कारणों से केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। एक कारण होता है कि अगर कोई विदेशी संस्कृति है, उस संस्कृति का संरक्षण देना होता है तो उस क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया जाता है। दूसरा कि अगर उस क्षेत्र पर कोई बाह्य आक्रमण का खतरा होता है तो भी जो होता है उसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखा जाता है। और ये आप समझ सकते हैं कि दिल्ली पर भी जो है बाह्य आक्रमण का खतरा हमेशा रहता है। हमेशा कोई विदेशी, जो आप देखेंगे अन्य देश जो है, ये अन्य देश हमेशा चाहेगा, चीन चाहेगा कि किस पर डायरेक्ट अटैक करो, दिल्ली पर। क्योंकि पूरे भारत का सब बड़े बड़े नेता कहाँ बैठते हैं, दिल्ली में। सारा नेता अगर अंडर में हो गया तो भारत ऑटोमेटिक गुलाम हो जाएगा। तो यही बात है कि इसलिए दिल्ली को किस प्रदेश के रूप में रखा जाता है, तो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखा जाता है। यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई समस्या नहीं रही। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे देखिएगा कि विधानसभा होता है। तो जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी में जो है विधानसभा है, यहाँ पर मुख्यमंत्री होते हैं। बाकी अन्य ऐसे आपके 5 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश होंगे जहाँ पर विधानसभा नहीं होता है, बल्कि केंद्र सरकार के द्वारा उपराज्यपाल भेजे जाते हैं, उपराज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं उसके संचालन के लिए। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर विधानसभा, हालांकि जम्मू कश्मीर में पहले से ही विधानसभा था, इसलिए इसको यही छोड़ दिया गया। इसके अलावा देखिएगा दिल्ली में भी विधानसभा है, यह भी पहले से ही था, इसलिए विधानसभा का विघटन नहीं किया गया और वो विधानसभा चलते आ रहा है और दिल्ली के मुख्यमंत्री होते हैं, न कि उपराज्यपाल होते हैं। पुदुचेरी में भी देखिएगा कि यहाँ पर भी पहले से ही विधानसभा स्थित थे, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा कि केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत उपराज्यपाल की नियुक्ति नहीं होती है, जबकि वहाँ मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी। विधानसभा के द्वारा वहाँ पर संचालन किया जाता है और केंद्र सरकार का पूरा वहाँ पर शासन संचालन रहता है। अब बात करते हैं कि भारत के जितने भी स्थलीय सीमा है, वह स्थलीय सीमा कौन कौन से है, कहाँ कहाँ से सटती है, इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो टोटल हम बात करें कि भारत के स्थलीय सीमा की, तो टोटल 15,200 किलोमीटर तक स्थलीय सीमा की लंबाई होती है। जरा हम आपको इसको मैप पर समझाने का प्रयास करें, इसे जरा सा एडिट कर लें, इजीली आप समझ जाइएगा। इधर देखेंगे कि भारत की जो स्थलीय सीमा है ये सब समुद्र का क्षेत्र है। यहाँ से ये सारी जितना मैं यहाँ डॉट डॉट खींच रहा हूँ ये सब क्या है भैया, तो समुद्र है, इसको हम अरब सागर कहते हैं। क्लियर? और इसके नीचे हम बात करेंगे तो ये हिंद महासागर हो जाएगा और इधर आप देखिएगा तो बंगाल की खाड़ी हो जाएगी। ये टोटल का टोटल पानी है, समुद्र है। हमें स्थलीय सीमा आज कवर करना है, तो स्थलीय सीमा यहाँ से शुरू होती है और ये स्थलीय सीमा ऐसे होते हुए
पूरा का पूरा स्थलीय सीमा ऐसे चलेगी तो कुल मिला के आप देखिएगा तो 15,200 किलोमीटर तक जो है इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई है। 15,200 किलोमीटर तक जो है स्थलीय सीमा की लंबाई बनती है। तो ये एकदम आपका क्लियर हो गया। अब हम चर्चा करेंगे कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन सा है। तो इधर आपको पता होगा कि ये कौन सा देश भैया, तो ये है पाकिस्तान हो गया, ठीक है। इसी तरीके से यहीं पर एक अफगानिस्तान का छोटा सा हल्का सा अफगानिस्तान का बॉर्डर पड़ता है जिसको हम लोग डुरंड रेखा कहते हैं। यही पाकिस्तान और भारत के बीच की जो रेखा है, इस रेखा का निर्धारण जो है सिरियल रेड क्लिफ के द्वारा किया गया। ये एक अंग्रेज है। जब देश का बंटवारा हुआ 1947 में तो रेड क्लिफ के नेतृत्व में एक बॉर्डर लाइन खींचा गया और उसी बॉर्डर लाइन खींचने की वजह से उनके नाम के आधार पर यह बॉर्डर कहा जाता है, जिनका नाम क्या होगा, रेड क्लिफ बॉर्डर। अगर कहा जाए रेड क्लिफ जो है रेखा किन दो देशों के बीच की रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। यह कब इसकी निर्माण किया गया, तो 1947 को 1947 में रेड क्लिफ रेखा बनाया गया। ये सीरियल रेड क्लिफ के द्वारा, रेड क्लिफ एक अंग्रेज है, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था उस समय इन्होंने ये एक बॉर्डर लाइन खींचा था कि एक तरफ इधर पाकिस्तान और उधर हमारा भारत रहेगा। तो ये रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान की रेखा। इधर देखिएगा कि जरा सा ये वाला क्षेत्र जो है, जो अफगानिस्तान का ऐसे क्षेत्र आ रहा है, तो भारत और अफगानिस्तान या पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के बीच की जो रेखा है इसको हम लोग डुरंड रेखा कहते हैं। और ये डुरंड रेखा का निर्धारण जो है यह 1803 में ही हो चुका था। डुरंड रेखा पहले ही बना था, भारत और अफगानिस्तान की बीच की रेखा। चूंकि जिस वक्त पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था उस वक्त यही एगो रेखा था, भारत और अफगानिस्तान की रेखा। तो इस दूर की रेखा को कहते हैं डुरंड रेखा। कहा जाए दूर की रेखा तो क्या कहेंगे, डुरंड रेखा। तो दूर कौन है भैया, भारत से पाकिस्तान की अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा कौन सी होगी, डुरंड रेखा, जिसका निर्धारण 1803 में किया गया। और यह भी डुरंड नामक एक अंग्रेज जो है अधिकारी थे, इनके नेतृत्व में किया गया। इसलिए डुरंड रेखा हमारा क्या हो जाएगा, 1803 में भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है। इसी तरीके से देखिएगा भारत और तिब्बत के बीच की रेखा जो है, भारत और तिब्बत के बीच की रेखा को मैक-मोहन रेखा कहेंगे। भारत और तिब्बत के बीच की रेखा मैक-मोहन रेखा कहेंगे। और ये 1914 में इसका निर्धारण किया गया था। हालांकि जिस वक्त, ध्यान रखेंगे, जिस वक्त भारत, अभी तो भारत चीन कहा जाता है मैक-मोहन रेखा, लेकिन 1914 में जो रेखा खींची गई थी मैक-मोहन साहब के नेतृत्व में, मैक-मोहन एक अंग्रेज अधिकारी हैं, और जब आए थे तो भारत और तिब्बत, चूंकि उस वक्त जो है तिब्बत मजबूत क्षेत्र था, ये जो आप देखेंगे इस वक्त जो है तिब्बत एक मजबूत क्षेत्र था। पहले हम लोग चीन से नहीं भेंट करते थे, चीन बहुत कमज़ोर देश था। पहले आप देखेंगे कि 1894 से 95 का बीच आता है एक समय कि चीन इतना कमज़ोर था कि एगो छोटा सा राज्य, एक छोटा सा देश जिसका नाम है जापान, ये जापान इतना छोटा है और ये चीन पर हमला करके चीन को एकदम ठीक किया था। मतलब समझ लीजिए कि जापान चीन को हराया हुआ था 1894 और 95 के बीच। एकदम चीन कमज़ोर था, बहुत मजबूत नहीं था। धीरे धीरे आप देखिएगा कि 1949 तक आते आते जो है ना, चीन एक मजबूत देश बनना शुरू हो गया 1949 में। तो जब चीन मजबूत बना तो कहा कि तिब्बत जो है ये हमारा क्षेत्र है। तिब्बत पर इसने आक्रमण कर दिया 1949 में, और 1949 में तिब्बत पर आक्रमण किया तो तिब्बत के जो प्रमुख नेता होते हैं, जिनको दलाई लामा कहते हैं, ये दलाई लामा यहाँ से भाग निकले और भाग के चला कहाँ पर, तो भारत में। उस समय भारत में जो है जवाहरलाल नेहरू थे,
प्रधानमंत्री के रूप में, तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि दलाई लामा हमारे यहाँ आया है, यानी शरण लिया हुआ है, तो शरण को, शरणार्थी को जो है हम सुरक्षा मुहैया करेंगे, उसको मारेंगे नहीं, उसको भगाएंगे नहीं। यही चीन कहता है कि दलाई लामा को हमारे हवाले कर दीजिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। देखिए, चीन कह रहा है कि दलाई लामा को हमारे हवाले कर दीजिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। और यही जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि दलाई लामा जो है अब हमारा शरणार्थी है, इसको हम तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। और नहीं करने का नतीजा यही हुआ कि 1962 में भारत पर चीन ने आक्रमण कर दिया। देखो, कहानी यही है कि भारत चीन के बीच में आक्रमण क्यों हुआ। यही बात थी कि दलाई लामा को जो हम लोगों ने छोड़ा नहीं, और इसके वजह से 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया, जिसके वजह से हम लोगों ने पूछा आखिर क्या कारण है, तुम चाहते क्या हो। तो चाहते यही है कि जो मैक-मोहन रेखा है फिर से निर्धारण किया जाए, यानी फिर से निर्धारण किया जाए। वो कह रहा है कि ना, फिर से निर्धारण किया जाए तो हई जितना क्षेत्र हम हई से बॉर्डर बना रहे हैं ये हमारा है। अगर यह बात मानते हैं तो इस पर हस्ताक्षर कीजिए। भारत सरकार कह रही है कि नहीं, ये तुम गलत कर रहे हो। मैक-मोहन रेखा जो है, यही जो पहले जो खींचा गया था, यानी 1914 में मैक-मोहन के द्वारा भारत तिब्बत के बीच की जो रेखा जो थी, उसी रेखा के आधार पर भारत चीन की रेखा आज मानी जा रही है। समझ में आ रही बात। तो इसलिए कहा जाएगा कि भारत और चीन के बीच की रेखा कौन सी है, तो मैक-मोहन रेखा। देखो, याद करने के लिए ये तो रह गई पूरी बात थेसिस की, लेकिन वन लिनियर के लिए क्या है, याद कैसे करोगे। तो अब समझ लेना कि भारत के इस क्षेत्र में हिमालय है। पता है आपको, भारत के इस क्षेत्र में क्या है, हिमालय है। और पहाड़ पर जब जाके जोर से चिल्लाओगे तो आवाज़ निकलेगा जैसे कि माइक में बोल रहे हो। माइक में बोलते तो हेलो 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 2-4 बार आता है, वैसे ही यहाँ पर कहना कि माइक लेके मोहन जी बंसी बजा रहे हैं, यानी माइक लेके मोहन जी बंसी बजा रहे हैं, इसी को कहना माइक मोहन रेखा। रेड क्लिफ रेखा, रेड हमेशा खतरा का निशान होता है। रेड जो होता है हमेशा लाल किस चीज़ का पहचान होती है, खतरे की पहचान। और भारत को सबसे ज़्यादा खतरा किससे होता है, पाकिस्तान को। हालांकि खतरा है नहीं, अभी तो पाकिस्तान की स्थिति बहुत दयनीय चल रही है, फिर भी कुछ भी हो सकता है, समझ लीजिए। तो इसलिए इस रेखा को क्या कहेंगे, रेड क्लिफ रेखा। और दूर की रेखा अगर पूछा जाए भारत अफगानिस्तान, तो डुरंड रेखा। तो ये तीनों बॉर्डर आपका एकदम क्लियर याद हो गया होगा। इसके बाद देखिएगा कि जो रेड क्लिफ रेखा है ये यहाँ पर भी है, और भारत और बांग्लादेश, चूंकि ये क्षेत्र जो है आपका, ये कौन सा क्षेत्र है भैया, तो बांग्लादेश है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच भी जो रेखा थी वह भी रेड क्लिफ रेखा ही थी। चूंकि जब भारत से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान हुआ था, तो पाकिस्तान के बीच की जो रेखा थी वह क्या थी भैया, तो रेड क्लिफ रेखा थी। अब बाद में ये जो है पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में हम लोगों ने विवाद करा दिया, और विवाद करा के इसको बांग्लादेश बना दिया, वो अलग बात है। तो ये बांग्लादेश बन गया, तो अब इसका कोई विशेष नाम नहीं है। भारत और बांग्लादेश के बीच की कौन सी रेखा है, तो इसका कोई विशेष नाम नहीं है। इसको हम लोग जीरो लाइन के नाम से जानते हैं, जिसको शून्य रेखा कहते हैं। तो ये शून्य रेखा कहाँ की रेखा को कहते हैं, तो बांग्लादेश और त्रिपुरा की जो ये रेखा है, बांग्लादेश और ये त्रिपुरा की जो रेखा है, इसी रेखा को कौन सी रेखा के नाम से जानते हैं, तो शून्य रेखा के नाम से जानते हैं। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जब एकदम डेप्थ पढ़ोगे, बीपीएससी में जाओगे, यूपीएससी में जाओगे, तभी यह सवाल पूछा जा सकता है कि शून्य रेखा भारत की किन देश से मिलती है। तो आप बता सकते हैं क्या, यानी बांग्लादेश से। तो एकदम मुझे ऐसा होप है कि ये आप समझ में आ गया होगा। एक वक्त एक और पॉइंट को जरा सा 5 मिनट समझिए। जब भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था तो उस समय नेपाल भी एक बहुत मजबूत देश था। नेपाल में देखिएगा गोरखा लोग होते थे, और गोरखा लोग जो है, ये क्षेत्र हम दिखा रहे हैं आपको कि ये नेपाल का क्षेत्र है, ये वाला नेपाल का क्षेत्र है। तो नेपाल के लोगों ने भी धीरे धीरे इधर से बढ़ना शुरू कर दिया, और बढ़ते बढ़ते जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में जो है अपना हस्तक्षेप बढ़ा लिया।
हस्तक्षेप बढ़ा लिया, मजबूत होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं नेपाल के गोरखा लोग। और जब ये अपना क्षेत्र बढ़ाना शुरू कर दिए तब अंग्रेजों को लगा कि नहीं, ये अगर ऐसे बढ़ते जाएगा तो पूरे भारत को ही लोग हस्तक्षेप कर लेगा और अंग्रेज हम लोग को भगा देगा। तो इसलिए अंग्रेजों ने फिर यूनिटी बनाकर और धीरे धीरे इस पर इन सभी को जो है दबाने का काम किया, अपना पावर दिखाया अंग्रेजों ने। और फिर नेपाल के जो गोरखा लोग थे उनके विद्रोह को दबा दिया और दबाने के बाद अंग्रेज और नेपाली के बीच जो है एक संधि हुई। उस संधि का नाम है सुगौली की संधि। ये कहा गया सुगौली की संधि जो है 1816 में ये किया गया और अंग्रेज और नेपाल के बीच हुआ था सुगौली की संधि। और इस संधि में तय किया गया कि आपका जो बॉर्डर लाइन है यह जो है यही आपका काली नदी और तीस्ता नदी के बीच की जो रेखा है, इसी रेखा के बीच में ही आपको उधर रहना है, नेपाल के क्षेत्र को। अभी धीरे धीरे देखिएगा कि आज के समय में नेपाल का जिसका आंखें नहीं खुलता है वो भी आज आंख दिखा रहा है, कारण कि वो याद दिला रहा है कि देखिए वो आंख दिखाने का कारण यही है कि चीन मजबूत है, चीन उसको सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए भारत को वो भी अब आंख दिखाना शुरू कर दिया। अब कह रहा है कि नहीं, वो काली नदी से तीस्ता नदी का जो आप दिखा रहे हैं, काली नदी और तीस्ता नदी अब अपना जो है बढ़ा चुकी है, आकार बढ़ाई हुई है, तो अब बॉर्डर लाइन बढ़ाने की बात कर रहा है नेपाल भी। तो समझ लीजिए कि इधर से भी कुछ ना कुछ विवाद आने की संभावना बन रही है। तो ये आप समझ गए होंगे कि भारत और नेपाल की बीच की रेखा जो है कोई विशेष नाम से नहीं है, सुगौली की संधि के नाम से इसको जानते हैं और वह काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य में जो है उसकी बॉर्डर बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि ये सारी पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर कंठस्थ हो गया होगा। एक बात समझ लीजिए कि एक तो और पॉइंट समझना है कि आखिर चीन में वो कौन सा ऐसा कारण हुआ था कि चीन इतना मजबूती से आगे बढ़ रहा है। तो चीन में समझ लीजिए कि यहाँ पर माओ की सरकार है। माओ समझ रहे हैं? माओवादी समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ रहे हैं। देखिए भैया 3 पॉइंट्स हम समझा रहे हैं। एक होता है माओवादी, एक माओवादी होता है, दूसरा होता है पूंजीवादी होता है, ठीक है, और तीसरा होता है समाजवादी होता है। देखो ये एक ही पिता के 3 गो लड़का है, माओवादी, पूंजीवादी और समाजवादी। तो भारत जो है यह पूंजीवादी देश है, जिसके पास पैसा ज़्यादा है उसको ज़्यादा सुविधा है, पूंजी जिसके पास ज़्यादा है उसको ज़्यादा सुविधा है। आप देखोगे कि भारत में ही ट्रेन चलती है, तुमको जाना है छपरा से दिल्ली, तो देखना कि पैसा अच्छा है, ज़्यादा पैसा है तो आप एगो एसी का टिकट ले सकते हैं। बढ़िया पैसा है तो फर्स्ट ईयर का एसी का टिकट लीजिएगा, इसमें 40 आदमी बैठता नहीं, 20 आदमी बैठता है, 20 आदमी बहुत बढ़िया से सो के जाता है। और थोड़ा सा कम पैसा है तो 2 टियर एसी लीजिएगा, इसमें 40 आदमी बैठता है। थोड़ा और कम पैसा है तो 3 टियर एसी लीजिएगा, 72 आदमी बैठेगा एसी में। इसी तरीके से थोड़ा और कम पैसा है तो कहेगा ये एसी नहीं रहेगा, नॉन एसी रहेगा, स्लीपर रहेगा, 72 आदमी बैठेगा। अब कहोगे एकदम कम पैसा है, गरीब है, तो एक काम करो कि एगो जनरल डब्बा आगे है, इसमें तुम जो है 80 गो सीट है और इसमें देखोगे एगो आगे और एगो पीछे जोड़ देगा। इसमें कम पैसा है तो यहाँ पर जो है कहा जाता है कि गरीब है तो टिकट कितना लगेगा, कम पैसा लगता है। कितना तक टिकट काट सकते हैं, तो कतनो काटो, 8000 तक टिकट काट दो। 80 आदमी का सीटेड है, 8000 तक टिकट काट दिया गया। अब तुम जो है एकदम गरीब है तो इसमें चढ़ के जाओगे और चढ़ोगे और भर रास्ता यही सोचते चलोगे कब हम पैसा कमाएं कि जो है कहाँ तक पहुँचे, फर्स्ट ईयर एसी तक पहुँचे। यानी तुम हमेशा, तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा, पूंजीवादी का ख्याल चलते रहेगा। इसी देश को क्या कहते हैं, पूंजीवादी कहते हैं। समाजवादी क्या कहता है कि नहीं, समाजवादी का मतलब यदि भारत में पैदा हो गया तो भारत के तुम्हें हर संसाधन पर तुम्हारा हकदार है।
जैसे अगर आज के समय में समाजवादी का मतलब यदि किसी के घर तुमने पैदा ले लिया तो कहोगे कि पिता की जितनी संपत्तियां हैं उन सभी संपत्तियों में हमारा हक है, यह समाजवादी है। अगर मान लीजिए कि अगर एसी लगेगा तो सब में एसी लगेगा, ये हो गई समाजवादी की बात। जनरल होगा तो सब जनरल होगा, अगर मान स्लीपर है तो टोटल स्लीपर होगा, तो ये समाजवादी की बात हो गई। ये चीज़ें जो है अभी रूस में चलता है। देखिए रूस जो है समाजवादी सरकार है, वहाँ सब लोग बराबर चलता है। यदि किसी को सुविधा, ऐसा नहीं किसी को कम सुविधा किसी को ज़्यादा सुविधा चलेगा, लेकिन ये माओवादी जो सुविधा है यह कहती है, समाजवादी में कहता है कि अगर जितने भी संसाधन हैं ये सभी संसाधनों का जो है हकदार प्रत्येक मनुष्य है, ये समाजवादी की बात है। और माओवादी जो लोग हैं, माओवादी विचार के जो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि संसाधन के साथ साथ प्रत्येक मनुष्यों पर भी, मानव पर भी जो है इसका जो है नियंत्रण रहता है। जैसे माओवादी सरकार बचपन में ही तय करती है कि लड़के को, छोटे बच्चे को एलकेजी यूकेजी में ही पहले दौड़ाती है। जो लड़का बहुत तेज़ दौड़ता है उसको कहेगा कि ये धावक बनेगा, और उसके गार्जियन अभिभावक को बुलाया जाएगा स्कूल में और कहा जाएगा कि इसको क्या बनाना है, तो धावक बनाना है। अभिभावक ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं हम इसको धावक नहीं बनाएंगे, हम इसको कुछ डॉक्टर बनाएंगे या इंजीनियर बनाएंगे। अगर उसका विरोध करते हैं तो ये माओवादी सरकार तुरंत उसको गिरफ्तार कर लेगी। माओवादी सरकार में देखो, चीन में कोई 10 आदमी अगर धरना प्रदर्शन देने लगा कि चीन की सरकार जिंदाबाद मुर्दाबाद, तो तुरंत 10 के 10 गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सीधे उनको जो है फांसी की सजा तक दे दी जाती है। भारत में तो ऐसा नहीं है। भारत जो है उदारवादी है, तुम कुछ हो बोलो, भारत सरकार का पूरा विरोध करो, लेकिन भारत सरकार कभी ऐसे उधर करने कौन बात नहीं है। बुलाती है, क्या बात है, क्या समस्या है, समस्या सुनती है, अगर करने लायक होगी तो करेगी, नहीं करने लायक तो चुप रहेगी। तो यही हो गई क्या, पूंजीवादी। और ये क्या है, माओवादी। भारत में भी देखोगे कि अभी एक जगह ऐसे लोग जो है, भारत में भी एक माले जो है विचार के लोग हैं। माले का मतलब माओवादी और लेनिनवादी लोग जो है, दोनों का मिश्रण। माओवादी में यहाँ माले का मतलब हो गया कि एक मार्क्सवादी हो गए, मार्क्सवादी विचार के लोग, और ले का मतलब हो गया लेनिन विचार के लोग। ये दो विचार के लोग जो है अभी भी है, जो समय समय पर आपने देखिएगा कि जो नक्सली हमला होता है राज्यों में, ये सभी नक्सली किस दल से संबंधित है, तो माले दल से संबंधित है। उनका भी कहना यही है कि यदि किसी को सुविधा मिल रही है तो सबको समान सुविधा मिलना चाहिए, ठीक है। और भारत सरकार कहती है कि ना, एकदम गलत बात है। भारत सरकार कहती है कि हमारे 3 गो लड़का, समझ लो किसी पिता के 3 गो लड़का है, एक लड़का 40,000 रुपया कमा के देता है हमको, एक लड़का हमको 20,000 रुपया कमा के देता है, और एक लड़का 10,000 हमरा से उल्टा लेके जाता है पढ़ने लिखने के लिए। तो जो लड़का ज़्यादा टैक्स दिया इसके लिए हम एगो पलंग बनवा के दे दिए, खूब बढ़िया सोएगा एकदम सोफा पर गद्देदार पर। जो लड़का 20,000 हमको कमा के दे रहा है इसके लिए एगो चौकी बना के दे दिए। अब जो लड़का हमरा से 10,000 उल्टे लेके जा रहा है, कर्जा लेके जा रहा है, उसको एगो चटाई दे दिया, आओ भाई चटाइए। बात समझ में आ रहा है कि जो ज़्यादा टैक्स देगा उसको ज़्यादा सुविधा मिलेगा। ये भारत सरकार की पूंजीवादी है। तो यह भी सही है, अभी डेवलपमेंट के लिए यह जो है संचालन एकदम के लिए। तो चीन इसीलिए माओवादी के वजह से चीन ने ज़बरदस्त नीति को अपनाया, जिसके वजह से ये जो है एक मजबूती से धीरे धीरे अपना कदम बढ़ा रहा है। और इसलिए अभी चीन से भारत को थोड़े बहुत खतरा है, हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास के वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।